हेलो एवरीवन, एमपीएलसी लीगल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर भारत का संविधान सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के बारे में। उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, के बारे में। साथियों, संविधान की प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं, उससे पहले जानते हैं कि प्रस्तावना क्या होता है। साथियों, एक छोटा सा उदाहरण है कि जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ा करते थे तब हम निबंध लिखा करते थे और निबंध की शुरुआत में सबसे पहले प्रस्तावना लिखते थे। तो प्रस्तावना का अर्थ होता है कि किसी भी जो कोई मैटर होता है उस मैटर को हम शुरू करते हैं उससे पहले उसकी प्रस्तावना बताते हैं और उस प्रस्तावना में बताया जाता है उस मैटर का या उस निबंध का सार कि आखिर उस निबंध में क्या है। प्रस्तावना को पढ़कर हमें पता चल जाता था कि उस निबंध में हम क्या बताना चाहते हैं। उसी तरह से जो संविधान है वह क्या बताना चाहता है या संविधान के क्या उद्देश्य हैं, क्या आदर्श हैं, क्या सिद्धांत हैं, वह हमें संविधान की प्रस्तावना में मिल जाता है। जो संविधान, इसे उद्देशिका क्यों कहते हैं? इसे उद्देशिका इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके माध्यम से संविधान के सभी उद्देश्य हमें पता चल जाते हैं। जो संविधान निर्माता थे वह संविधान निर्माता संविधान के माध्यम से भारत की जनता को क्या देना चाहते थे, उनके क्या विचार थे, उन विचारों को समझने के लिए उद्देशिका को संविधान का भाग बनाया गया। हम कह सकते हैं कि किसी दस्तावेज की उद्देशिका उस दस्तावेज के आरंभ में अभिव्यक्त वह कथन है जो उस दस्तावेज के उद्देश्यों एवं उसमें निहित दर्शन को बताता है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई जो संविधान है या अगर कोई दस्तावेज है, एक संविधान को ही ले लो, संविधान एक लिखित दस्तावेज है, उस दस्तावेज में क्या आदर्श निहित हैं, क्या उसके सिद्धांत हैं, वह हमें उद्देशिका या प्रस्तावना के माध्यम से पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में। तो जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है, सबसे पहले तो संविधान के उद्देश्य को प्रकट करती है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्य को जानने में प्रयोग की जा सकती है। वो लोग क्या चाहते थे भारत की जनता को देना, वो सभी उद्देशिका में निहित है। और ये जो उद्देशिका है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित है और विश्व में सर्वश्रेष्ठ उद्देशिका है। यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो प्रस्तावना है, वैसे तो इस प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब प्रस्तावना के लिए हमें यह जानना है कि जो प्रस्तावना का महत्व है वो क्या होता है। तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने इसकी परिभाषाओं में बताया, उसी से पता चल जाता है कि जो संविधान का महत्व है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने का अवसर हमें देती है। दूसरी बात, संविधान में अगर कहीं भी भाषा अस्पष्ट हो रही है या असंदिग्ध हो रही है तो वहाँ पे प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है और प्रस्तावना के माध्यम से निम्न बातें पता चल जाती है, जैसे कि स्रोत, जैसा कि प्रस्तावना में बताया गया है, हम भारत के लोग। तो जो स्रोत है वो हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता है। दूसरा, उसके उद्देश्य पता चल जाते हैं, जैसे कि उद्देश्य यह है कि भारत की जनता को अधिकार दिलाना। अब वो अधिकार कौन कौन से हैं कि भाई न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। स्वरूप पता चल जाता है और साथ ही इसके अंत में इसे पारित करने की विधि और तिथि भी लिखी गई है। ये तिथि भी इससे हमें पता चल जाती है। अगली बात, प्रस्तावना का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एलएलबी कोर्सेज के क्वेश्चंस में भी आता है कि जो संविधान का भाग है वो प्रस्तावना को माना गया है या नहीं, यानी कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है या नहीं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा मसला है, जिस मसले को हम समझते हैं। सबसे पहली बात कि जो इसके अंदर हम दो तरीके से इसको ले सकते हैं। हम एक पुरानी मान्यता और एक नवीन मान्यता के रूप में इसको ले सकते हैं। सबसे पहली बात, री-बेरूबारी यूनियन का जो केस था, हम सभी को पता होगा कि जब भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का विवाद पैदा हुआ और रेडक्लिफ ने जब सीमाओं का निर्धारण किया, तब बेरूबारी गांव का ये जो मामला था ये उठा था और इसका जो निर्णय आया था, इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। यानी कि अगर
संविधान के अंदर प्रस्तावना को हटा भी दिया जाएगा तो भी संविधान एज इट इज रहेगा। मतलब जो संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 है उसमें किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर संविधान के अंदर प्रस्तावना नहीं होती है तो। तब यह विवाद बढ़ा और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो निर्णय आया उसके अंदर ये एक ऐतिहासिक निर्णय माना जाता है। इस निर्णय के अंदर जो इनरी बेरुबारी यूनियन का जो निर्णय था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है को बिल्कुल ही उलट दिया गया और इस केस में कहा गया जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक भाग है और महत्वपूर्ण भाग है और जिसके बिना संविधान को समझना मुश्किल है। तो जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग मानी जाएगी। जब यह निर्णय दिया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक भाग है तो ये मत सामने आए कि अगर जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है तो संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 368 है जिसमें संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है तो क्या प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है या प्रस्तावना को बदला जा सकता है। तब इसी केस के अंदर एक और डिसीजन आया कि उस डिसीजन ने जो है संसद की शक्ति जो संशोधन की शक्ति है उसके ऊपर परिसीमा लगा दी कि संविधान में संशोधन 368 के अंदर संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है जिसमें संविधान के आधारभूत ढांचे को जो है बदला गया हो या जिससे आधारभूत ढांचा जो है वो नष्ट हो जाता है। तो ये मेन बात ध्यान रखने वाली है कि जो केशवानंद भारती है इस वाले केस में डिसीजन आया कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाता है लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट होता हो। अब बात यह आती है कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है। आधारभूत ढांचा का मतलब होता है जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पूरा संविधान टिका हुआ है। मतलब संविधान की जो मेन विशेषताएं हैं जैसे संविधान के मौलिक अधिकार हो गए, संसदीय शासन व्यवस्था हो गई, संघीय स्वरूप हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गए, प्रस्तावना हो गए, इसके अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया। इन चीज़ों के अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।